जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले कहूंगा बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, आप बच्चों का कमेंट आ रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं बेटा, जब ये पूरे 50 पेपर की एक बार अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में बेटा एक या 1.5 घंटे की अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जिन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा लेके आऊंगा। भाई मान लो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मैंने उसमें गलत बता दिया हो, तो उसे ठीक करवा दूंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके उनको दोबारा हाजिर होऊंगा। तो बहुत बढ़िया है, आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों को बताइए, और जो जो आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है उनके लिए मैंने आपको बता दिया है, एक अलग से वीडियो उनके लिए मैं लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन मान लो गलत होगा भी तो उसको मैं ठीक करवा दूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि गलतियां कम से कम हो या बिल्कुल ही ना हो। अब देखिए, आगे चलते हैं अगले पेपर बेटा, बिना समय गवाए। तो इसमें जो सबसे पहला है, सामान्य ज्ञान का भाग करेंगे, जैसा कि हम सारे पेपरों में करते आ रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? देखो बेटा, ब्राजील कॉफी का भी सबसे बड़ा निर्यातक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा निर्यातक है। चीनी का भी सबसे बड़ा है, चीनी का भी सबसे बड़ा है। एक्चुअली क्या था, ध्यान रखना बेटा, चीनी का कटोरा बोलते हैं क्यूबा को। क्यूबा को क्या बोलते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। क्योंकि पहले क्या था बेटा, क्यूबा क्यूबा का जो चीनी निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान था, चीनी का निर्यात क्यूबा सबसे ज्यादा करता था। लेकिन अब क्यूबा की जगह किसने ले लिया बेटा? क्यूबा की जगह आपके ब्राजील ने ले ली है। तो ध्यान रखना, इसका भी ब्राजील है, इसका भी ब्राजील है, इन दोनों का मैं कहूं ब्राजील ही है बेटा, इसका भी ब्राजील और इसका भी ब्राजील है। अब बात करें बेटा भारत के संदर्भ में, तो भारत में यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आते हैं बेटा ये क्वेश्चन, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वो आपका अर्जेंटीना है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। चावल की बात करें तो चावल का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो चावल के निर्यात में देखो 2015 तक आपका थाईलैंड था, लेकिन अब जो चावल का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा देश है? भारत है। क्योंकि हम 2015 के आंकड़े देखें तो 102 लाख मीट्रिक टन भारत ने किया है और 98 लाख मीट्रिक टन थाईलैंड ने किया है। तो ध्यान रखना, अब भारत है चावल में सबसे बड़ा निर्यातक। तो अब पूछा है बेटा, अब देखो इसमें कॉफी और चीनी दोनों ही है, लेकिन सबसे बड़ा निर्यात बेटा यदि क्वांटिटी वाइज बात करें तो चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक है। ध्यान रखना, ब्राजील किस पदार्थ का है? चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि ध्यान रखना बेटा, कॉफी का भी है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम बात करेंगे तो चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, काला ग्रह कहलाता है, व्हाट इज द ब्लैक प्लेनेट कॉल्ड? देखो बेटा, काला ग्रह हम बात करें, सबसे पहले इसमें दिया है बेटा शुक्र, यह आपका चमकीला ग्रह है बेटा। पृथ्वी की बात करें बेटा तो पृथ्वी कौन सा कैसा ग्रह? नीला ग्रह। मंगल की बात करें तो यह कैसा ग्रह बेटा? लाल ग्रह। जो ऑप्शन नहीं दिए मैं उनको बता रहा हूं बेटा, शुक्र चमकीला ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल आपका लाल ग्रह कहलाता है, और शुक्र आपका चमकीला, अरुण और वरुण हरा ग्रह, अरुण और वरुण आपके कौन से? हरा ग्रह कहलाते हैं। शनि आपका ध्यान रखना काला ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है? काला ग्रह कहलाता है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। तो शनि आपका काला ग्रह कहलाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाँ, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपका बेटा पीला ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है? बृहस्पति आपका पीला ग्रह कहलाता है। तो बृहस्पति आपका पीला ग्रह हो जाता है बेटा। इसके बाद चलिए आगे, जमैका की राजधानी क्या है इनमें से? देखो बेटा, जमैका की राजधानी की बात करें, पहला ऑप्शन है सिडनी। सिडनी बेटा ऑस्ट्रेलिया का शहर है। पेरिस फ्रांस का है। किंगस्टाउन और एक किंगस्टन। तो बेटा ध्यान रखना, किंगस्टन आपकी जमैका की राजधानी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको सकल जम्बूद्वीप शासक भी कहा जाता है, द्वीप शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप शासक भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। हुआ क्या था बेटा, जब सिकंदर भारत से आक्रमण करके लौट रहा था तो सेल्यूकस निकेटर इसका बेटा एक सेनापति था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर।
तो सेल्यूकस निकेटर ने बेटा सिकंदर के मरने के बाद कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद इसने भारत पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? सेल्यूकस निकेटर को। बाद में इसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी इसी से किया। हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और ध्यान रखना इसके बारे में बेटा, इसका एक राजदूत था, क्वेश्चन जो यहां से आता है, इसका एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? कई बार आता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो ध्यान रखना किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो इसने ध्यान रखना इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है पाटलिपुत्र का, और वहां के टाइम की जो शासन व्यवस्था थी उसका भी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? ध्यान रखना सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? देखो बेटा, कालिदास पुरस्कार एक एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला, कला एवं अभिनय के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ध्यान रखना कालिदास पुरस्कार कला एवं अभिनय से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? देखो बेटा, नेहरू गोल्ड कप की बात करें तो किससे संबंधित है? देखो बेटा, एक नेहरू ट्रॉफी और होती है, मैं बता देता हूं, इसमें नेहरू ट्रॉफी होती है एक। तो नेहरू ट्रॉफी की बात करें बेटा, देखो ये एक शायद देखो हॉकी से भी है और एक नौका रेस से भी है। नौका रेस से भी, देखो नौका रेस कहां होती है? ये मेनली जो नौका रेस खेल होता है ये आपका केरल में खेला जाता है बेटा, ठीक है। जो नाव होती है वो एक सांप के आकार में बना दी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा शायद एक वो टाइगर श्रॉफ की पिक्चर है बागी फर्स्ट में, उसमें जैसे वो रेस होती है ना, तो वो नौका रेस होती है बेटा। और ये नौका रेस ध्यान रखना केरल का प्रसिद्ध गेम है, केरल में खेला जाता है। लेकिन नेहरू गोल्ड कप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना बेटा नेहरू गोल्ड कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सन 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, देखो बेटा सन 2022 का जो अब इस साल जो होना है वो कॉमनवेल्थ गेम कहां होगा? वो इंग्लैंड में होगा, और इंग्लैंड में भी कहां? बर्मिंघम में होगा। ध्यान रखना इंग्लैंड में होगा। कौन से शहर में होगा? यदि आपसे शहर का नाम पूछता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बर्मिंघम। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां है? देखो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है जो कि शायद 1875 में गठित किया गया था, ऐसा मुझे याद है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखना, जहां से हमें मौसम संबंधी जानकारियां मिलती हैं। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है? देखो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, विश्व का लगभग 34% रबर आपका थाईलैंड उत्पादित करता है। कौन सा देश है? थाईलैंड उत्पादित करता है। ध्यान रखना ब्राजील का मैं बता चुका हूं बेटा, ये आपका चीनी का है और आपका कॉफी का है। और श्रीलंका की बात करें तो ये चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। ध्यान रखना श्रीलंका किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? चाय का। तो चाय से काफी रेवेन्यू मिलता है श्रीलंका को। इसके बाद चलते हैं आगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में, देखो बेटा राज्यसभा बोलते हैं इसको, या इसको हम प्रथम सदन बोलते हैं या उच्च सदन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और इसमें बेटा 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति नामित करता है। 12 सदस्य कौन नामित करता है? राष्ट्रपति नामित करता है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है? 12 सदस्य नामित करता है। बंबई राज्य महाराष्ट्र व गुजरात में कब विभाजित हुआ? देखो बेटा सन 1960 में बंबई राज्य 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, जिनके नाम महाराष्ट्र और गुजरात थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात में ये विभाजित कर दिया। और कब विभाजित कर दिया? ये 1960 में विभाजित कर दिया था। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? देखो बेटा नर्मदा बचाओ आंदोलन की, देखो राजविंदर कौर की बात करें तो ये एक बेटा भारतीय धावक है, भारतीय धावक हैं
जो मेनली 400 मीटर की रनिंग में भाग लेती हैं। तो राजविंदर कौर ध्यान रखना भारतीय धावक हैं। मेघा पाटकर ध्यान रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक हैं। एक्चुअली क्या है कि बेटा नर्मदा नदी के किनारे डैम बनाया जा रहा था और डैम से काफी पर्यावरण को नुकसान होता, तो इन्होंने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया, इसलिए इनको नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक माना जाता है। किसको? मेघा पाटकर को। बछेंद्री पाल की बात करें बेटा तो सबसे पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली सबसे पहली महिला। और बात करें बेटा संतोष यादव की तो ये बेटा 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला। तो ये संतोष यादव है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना बेटा, एक एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन निकलते हैं। प्रथम भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, देखो बेटा नरगिस दत्त की बात करते हैं तो बेटा ये नरगिस दत्त थी, ये एक अभिनेत्री है, ध्यान रखना। रीता फारिया ये भारत की प्रथम विश्व सुंदरी है, देविका रानी की बात करें तो प्रथम फाल्के पुरस्कार, प्रथम जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो जीता था इन्होंने, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता। आरती शाह की बात करें बेटा, आरती शाह देखो एक पश्चिम बंगाल से थी और ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छी तैराक थी और इन्होंने बेटा 11 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया बेटा। सबसे कम बेटा एक तरीके से सबसे कम उम्र की ओलंपिक में भाग लेने वाली थी, सबसे कम उम्र में। और इन्होंने देखो इंग्लिश चैनल को पार किया था। देखो बेटा इंग्लिश चैनल क्या बला है, जैसे माउंट एवरेस्ट है बेटा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, तो ऐसे ही बेटा ये इंग्लिश चैनल है जो 67.5 किलोमीटर लंबा है, 67.5 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखना इसमें बहुत सारी लहरें आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो इन्होंने इसको तैरकर पार किया था लगभग 18 घंटे। बेटा मुझे एक्चुअल टाइम याद नहीं है, लगभग इन्होंने 18 घंटे में पार किया था और इसे पार करना ये मान लो एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर माना जाता है, एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर माना जाता है। तो ध्यान रखना ये किसने किया था बेटा, आरती शाह ने किया था, प्रथम भारतीय थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आरती शाह। ठीक है 18 घंटे नहीं है, शायद देख लेना बेटा 16 घंटे है, ठीक है कंफर्म नहीं है मुझे, एक बार देख लेना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखो बेटा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। चिपको आंदोलन किसने किया? देखो बेटा चिपको आंदोलन 2 जगह है, एक तो बेटा खेजड़ी राजस्थान में हुआ था, जो सबसे पहला था बेटा राजस्थान में हुआ था, खेजड़ी में हुआ था। तो वहां के राजा ने क्या है कि बेटा उसको किला वगैरह बनवाना था, तो खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया था और उसमें क्या है कि वहां के लोगों ने काटने नहीं दिया, एक अमृता राव थी शायद, ठीक है। चिपको आंदोलन इसलिए नाम पड़ा कि वो पेड़ों पर चिपक गई, अमृता राव अपनी 3 बेटियों के साथ चिपक गई और सैनिकों ने इन्हें उन्हीं वहीं पर मार दिया, बिल्कुल दया नहीं खाई। और लगभग इसी तरीके से वहां और लोग भी चिपके पेड़ों से, ये विश्नोई समाज से थे, ध्यान रखना विश्नोई समाज से थे और इसमें लगभग बेटा 350 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एफआई आंदोलन एक 1970 के बाद हुआ था बेटा, मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं है, और वहां पर सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, चमोली जिले में हुआ था, क्योंकि यहां भी ऐसे ही था बेटा कि लगभग एक ऑर्डर पास हुआ था जिसमें मेरे हिसाब से 20-22 हजार पेड़ पौधे काटे जाने थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने ऐसा ही किया वहां पे, और यहां भी लगभग बेटा 25 से 30 लोग मारे गए, यहां पर भी ध्यान रखना। तो चिपको आंदोलन के लोग जनक कौन थे यहाँ पे, किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। यदि अमृता राव आ जाए तो वो राजस्थान में हुआ था, वो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। तो यहां पर आपका बेटा जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं जनरल साइंस पे। फीता कृमि किस क्लास में आता है? देखो फैक्टोरिया, रेप्टाइल, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा। देखो बेटा हम फीता कृमि की बात करें तो प्लेटी हेल्मिथीज संघ में आता है,
प्लेटी हेल्मथीज प्लेटी हेल्मथीज संघ में आता है, ध्यान रखना। तो ये फीताकृमि प्लेटी हेल्मथीज संघ में आता है। इसके बाद जो बेटा इसकी सब क्लास में वो शिस्टोड़ा है। तो फीताकृमि कौन सी क्लास में आता है? ये शिस्टोड़ा में आता है। रेप्टाइल में आप ध्यान रखना आपके रेंगने वाले जीव आते हैं बेटा। सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम, एटमोस्फेयर, जल या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा जो सुगंधित यौगिक हैं उनमें मुख्यतः आपके बेटा हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम, ये दो चीजें होती हैं। तो सुगंधित यौगिकों में हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम होते हैं। तो इनमें इसका जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा होगा? पेट्रोलियम होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं? ये आग्नेय नहीं है बेटा, आग्नेय। आग्नेय। देखो सबसे पुरानी चट्टानों की बात करें बेटा, देखो जो सबसे पहले चट्टानें बनती हैं वो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। बाद में बेटा आग्नेय चट्टानों से ही आपकी जो कायांतरित और अवसादी चट्टानें बनती हैं। तो सबसे पुरानी चट्टान या सबसे जो इसमें प्राथमिक चट्टान है वो कौन सी है बेटा? इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कौन सी है वो? आग्नेय है, ध्यान रखना। किसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? देखो बेटा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, बेसिकली ये है। बाकी यहां 2 ले लेंगे तो यहां 10H2O भी आ जाएगा, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट बेटा ध्यान रखना BeCO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा इनकी बात करूं, ये तीनों अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, ध्यान रखना अकार्बनिक यौगिक है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से प्राप्त होगी जो कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें कार्बन होगा। तो ध्यान रखना कार्बनिक यौगिकों से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और ये तीनों के तीनों आपके ध्यान रखना है कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। बात करें बेटा एक तो कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो बेटा बिल्कुल CaO प्लस CO2, यहां CO2 मुक्त होगी बेटा। एक तो ये आ गया, यदि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता तो वो इसका राइट आंसर होता। और एक होता है बेटा Li2 लिथियम कार्बोनेट है बेटा। एक क्या है आपका? लिथियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Li2CO3 CO3। तो Li2O प्लस CO2 ये बन जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों को यदि मैं गर्म करता हूं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट को गर्म करता हूं तो कार्बन डाई गैस आपको प्राप्त होगी। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन में दिए बेटा कार्बनिक यौगिक है, यहां से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त नहीं होगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये BA है बेटा, ई नहीं है, BA बेरियम। सबसे कठोर पदार्थ, देखो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? हीरा है। लेकिन बेटा अभी इस चीज पे भी रिसर्च चल रही है, एक पदार्थ और है जो पाया गया है तो उसके बारे में बता रहे हैं, कार्बाइन पदार्थ है शायद, ध्यान रखना उसके बारे में बता रहे हैं कि हीरे से भी कठोर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहां ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से हीरा है। शांता किसके समानुपाती होती है? देखो बेटा शांता किसके समानुपाती होती है? देखो शांता क्या होता है, जब आप कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, कोई भी द्रव आपका बहता है तो बेटा उसमें जो घर्षण बल है जो उसका क्या करता है, एक तरीके से मैं कहूं विरोध करता है, तो वह गुण उनका क्या कहलाता है? शांता कहलाता है। तो शांता तरलता के समानुपाती होती है, ध्यान रखना तरलता के समानुपाती होती है। जो पदार्थ बहुत ज्यादा तरल होगा वो बहुत जल्दी बहेगा, एक तरीके से मैं कहूं बेटा बहने का गुण है उनका, वो क्या कहलाता है? शांता कहलाता है। चित्रकारी में प्राथमिक रंगों के नाम बताओ। देखो बेटा प्राथमिक रंग, केवल यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि प्राथमिक रंग कौन से हैं तो बेटा इसका सीधा हो जाता लाल, नीला, हरा। आपने यही पढ़ा है, ध्यान रखना बेटा फिजिक्स में, भौतिकी में जो प्राथमिक रंग है वो आपके लाल, हरा और नीला है। लेकिन चित्रकारी की बात करें तो यहां लाल, नीला और पीला है। तो इसका राइट आंसर होगा लाल, नीला और पीला, क्योंकि यहां चित्रकारी में पूछे। हम लोग क्या करते हैं बेटा प्राथमिक रंग देखते ही लाल, हरा, नीला कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना चित्रकारी में ऐसा नहीं है। चित्रकारी में लाल, नीला और पीला प्राथमिक रंग माने जाते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है?
देखो तीरंदाजी, अंतरिक्षयान या दोनों में? बिल्कुल बेटा, तीरंदाजी और अंतरिक्षयान दोनों में ही आपका जो न्यूटनी गति का है तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो आपका लागू होता है, जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोच्चम चालक है? देखो बेटा, सबसे ज्यादा है ऊष्मा का सिल्वर, सिल्वर के बाद आता है तांबा। तो ऊष्मा की बात करें, चालक की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो सुचालक है वो आपकी क्या होती है? चांदी, और चांदी के बाद क्या होता है आपका बेटा? तांबा होता है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखो बेटा, शक्ति की बात करें तो शक्ति का एक मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, W अपॉन में T। W का क्या हो गया? जूल, और T का क्या हो गया? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ होता है। देखो बेटा, प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण है जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो सीधी सी बात है बेटा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो ये गुण है आपका, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। कई पदार्थों में तो क्या है कि बेटा आप क्या करते हो कि कोई पदार्थ भारी बल लगाया तो वापस से बल को हटाते ही वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके पास रबर है। लेकिन कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पे प्रत्यास्था, जिन पे कोई भारी बल लगाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? कई पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा, जब बल लगाया जाता है तो उनकी स्थिति विकृत हो जाती है, उन जो पहले थे वैसे नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा लगाते हैं बल तो वो टूट जाते हैं, जैसे कांच भी है आपका। तो इसमें देखो बेटा, सबसे ज्यादा प्रत्यास्था, देखो प्रत्यास्था गुणांक YF का जो प्रत्यास्था गुणांक है, स्टील का प्रत्यास्था गुणांक है, वो आपका रबर से ज्यादा होता है। देखो रबर और स्टील बेटा, दो अच्छे एग्जांपल दिए इसमें। तो रबर और स्टील ये आपका बेटा प्रत्यास्थ पदार्थ है और स्टील भी आपका प्रत्यास्थ पदार्थ है। देखो क्वार्टेज की बात करें, आपको कई जगह मिल जाएगा कि क्वार्टेज इनमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है, लेकिन बेटा मैं क्वार्टेज की बात करूं, ये तन्य पदार्थ है, प्रत्यास्थ पदार्थ नहीं है, ये आपका तन्य पदार्थ है एक तरीके से। और यदि इनमें बात करूं सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है तो वो राइट आंसर क्या होगा? इसका स्टील होगा बेटा, ध्यान रखना। रबर नहीं होगा और क्वार्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि क्वार्ट्ज आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन क्वार्ट्ज की बात करें तो वो बेटा प्रत्यास्थ पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आता है, ये तन्य पदार्थ होता है बेटा, ध्यान रखना। तो इसका जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा? स्टील होगा। देखो मैं अभी बता रहा हूं बेटा, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में हो सकता है ऑब्जेक्शन हो, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें भी ऑब्जेक्शन हो, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बता रहा हूं बेटा। बहुत सारी एक तरीके से मेहनत के बाद, मैं और मेरी टीम की मेहनत के बाद ही मैं आपको यहां बताता हूं, लेकिन फिर भी देखो आप भी जानते हो बेटा कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होती हो। और मैं आपको इस चीज के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि जो जो मिस्टेक्स हैं, पहले हम 1 से 50 तक पेपर करेंगे, ठीक है, उसके बाद 50 के बाद जो 51वीं वीडियो आपकी होगी उसमें क्या करूंगा बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चनों पे आपको ऑब्जेक्शन होगा उन क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। यदि उनमें कोई मिस्टेक होती है तो वो ठीक करवाई जाएगी, बिल्कुल ठीक करवाई जाएगी, और बाकी जो भी आपके ऑब्जेक्शन है वो सब देखे जाएंगे। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? देखो बेटा, विद्युत चुंबक की बात करें तो देखो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा स्टील, तीसरा नरम लोहा, और तीसरा आपका नरम लोहा, और चौथा आपका जिंक। देखो विद्युत चुंबक बनाया जाता है आपका नरम लोहे से, ध्यान रखना। और आपका जो स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक है, वो बनाया जाता है किससे बेटा? वो बनाया जाता है आपका इस्पात से। किससे बनाया जाता है? इस्पात से, जिसमें स्टील भी आ जाता है बेटा। इसके बाद चलिए आगे। प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लेता है। देखो प्रेशर कुकर खाना बनाने में, पानी का क्वथनांक कुकर के अंदर घट जाता है, उच्च ताप भोजन को तोड़ देता है, ऊष्मा समान रूप से वितरित होती है, पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है। देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, जैसे हम पहाड़ों पे खाना बनाते हैं बेटा, तो पहाड़ों पे खाना बनाते हैं तो वो खाना क्या है, पकता नहीं है पूरे तरीके से कुकर में। एक्चुअली होता क्या है, जब हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो वहां वायु दाब कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, ध्यान रखना। तो इस वजह से टाइम लगता है। तो प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मेनली जो प्रेशर कुकर है उसमें क्या है, भाप से बेटा प्रेशर बनता है,
दाब बनता है, तो उसमें उच्च दाब हो जाता है। और उच्च दाब से क्या होता है बेटा, जो उसमें पानी होता है बेटा, पानी का क्वथनांक तो बढ़ जाता है, लेकिन बात करें बेटा उसमें जो पदार्थ होता है, पदार्थ का क्वथनांक अंदर घट जाता है। तो कई जगह देखो आपको ऐसा नहीं है, इस तरीके से देखोगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहां पदार्थ होना चाहिए, वो तब सही होगा। तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और इस वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी से बन जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ध्यान रखना, प्रेशर कुकर में क्या होता है, मैं अब दोबारा बता देता हूं, भाप होती है बेटा, और प्रेशर कुकर में क्या है कि वो भाप रुक जाती है बिल्कुल, तो उससे क्या दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाएगा तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा बेटा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन पदार्थ की बात करें तो उसका क्वथनांक कम हो जाता है। इस वजह से जो प्रेशर कुकर में है खाना जल्दी बनता है। मसूड़ों से संबंधित देखो, विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, और जो मसूड़ों से संबंधित बीमारी है वो आपकी कौन सी होगी बेटा, इनमें से स्कर्वी होगी। कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी होगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर में पानी, देखो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा बेटा 65 से 70% होती है। तो देखो ये पेपर आपका काफी अच्छा था जीके जीएस का। इसके बाद चलते हैं आपके मैथमेटिक्स की ओर। एक चतुर्भुज में 3 कोण इतने, बेटा चतुर्भुज है, पहली बात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, बेटा चतुर्भुज के चारों कोण का योग है, वो कितना होता है, 360। चौथा कोण पूछा है, तो बेटा 360 में से इन तीनों को घटा दो, 100, 48, 92। तो 360 माइनस 48 और 92 कितना हो गया बेटा, 100 प्लस 140, और 360 माइनस 240 तो कितना आ गया आपका 120। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री। इसका मान याद करना है बेटा, इनका मान होगा। तो देखो इसके मान की बात करें तो इसमें से देखो बेटा क्या कॉमन आएगा, तो एक्स वाई, देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से बेटा, मैं वाई कॉमन ले लूं बेटा। देखो 3 कॉमन लूंगा तो बेटा यहाँ पे देखो 3 तो आएगा ही नहीं कॉमन किसी भी तरीके से, तो इसमें से अद मार के वाई और कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² वाई प्लस में 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी यदि इनका गुणा करके देखूंगा बेटा, तो यहां देखो इसका गुणा करके देखूंगा, दूसरा ये भी बनता है, यहां गुणा करो बेटा, 3 तो x³ 3 बार, और यहां y³ आ जाएगा, 3x³ y³ प्लस 4xy²। तो देखो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। xy का इसमें गुणा करेंगे, x³ y³ यहां करेंगे तो xy² आ जाएगा, तो 3x³ y³ प्लस 4xy², इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। अगला, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका यूनिटरी लॉ से है। तो 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो बताओ 7 आदमी 8 दिन में मान लो x रुपए कमाएंगे। x को इधर ले आओ बेटा ऊपर, और ये इधर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा बेटा 6 गुणा 10 गुणा x बराबर 150 गुणा 7 गुणा 8, या x बराबर 150 गुणा 7 गुणा 8 बटा में कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 4, 7 5 35, 35 चौका कितना हो गया, 140 रुपए आ जाएगा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपए हो जाएंगे। तो देखो बेटा ब्याज आपका क्या होता है, सीधा फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आपके पास बेटा ये मूलधन हो गया, और आपके पास ब्याज कितना हो गया बताओ, ब्याज हो गया आपके पास 90 रुपए हो गया। ब्याज कितना हो गया, 90 रुपए हो गया। अब देखो ब्याज की बात करते हैं बेटा, ब्याज 90 रुपए हो गया, तो हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये ब्याज है, तो ब्याज कितना है आपके पास 90, दर कितनी है 5%, मूलधन 450, दर 5%, समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और बट्टे में 100। तो t बराबर, समय को t लिख दूंगा, तो यहां 90 गुणा 100 बटे में 450 गुणा 5, तो 90 से 5 बार, 5 पंजे 25 से कितनी बार, 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितने वर्ष आ जाएगा,
4 वर्ष आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 साल आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। इनका समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य की बात करूं या औसत की बात करूं तो बेटा ये चीज एक ही होती है। ध्यान रखना, समांतर माध्य की बात करता हूं या मैं औसत की बात करता हूं, एक ही होती है। और ये होता है बेटा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 बट्टे में 6 बराबर 7। तो देखो 6 और 8 14 और 5 19, 19 और 7 26 और 4 30 प्लस x बराबर 42। तो x बराबर 42 माइनस 30 कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 12। दोबारा देखो 8 और 6 14 और 5 19 और 7 26 और 4 30 प्लस x बट्टे में कितना आ जाएगा, 6 संख्याएं तो 6 बराबर 7, 7 6 42, 42 में से 30 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 12 बच जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 112 96 64 और 72 का लैसे कितना होगा। तो देखो बेटा एक बार देखते हैं, 112 96 64 और 72 का। देखो पहले बेटा कोशिश करो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लें। तो इसमें बेटा 4 कॉमन लेते हैं हम। देखो 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से 24 बार, 4 से 16 बार और 4 से कितनी बार कट गया, ये 18 बार। इसके बाद देखो बेटा इनमें अब क्या कॉमन आ रहा है, इनमें वापस से देख लो 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, 2 से कितनी बार 14 बार, ये कितनी बार 12 बार, ये कितनी बार 8 बार और ये कितनी बार आ जाएगा बेटा 9 बार। ठीक है, अब इनका फिर देखो वापस से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इनमें देखो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 7 6 4 9, फर्दर 2 कॉमन ले लो बेटा, कितना आ जाएगा 2 कॉमन लेने पे, यहां पे 7, यहां तो 7 ही रहेगा बेटा, यहां 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 9। आगे फिर 3 कॉमन ले लो और यहां पे बेटा 7 1 2 3। अब इनका गुणा कर दो बेटा, 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना आ गया 96, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। इनका गुणा कर लो, देखो बेटा लास्ट का अंक 6 दूनी 12। तो हम देखो इनका गुणा करेंगे तो देखो आप ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में अंतिम अंक 2 आएगा, या ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इनका गुणा करके देखेंगे, 96 गुणा 42, देखो 90 गुणा 40 करेंगे 36 होता है। तो इसका मतलब आंसर आपका ये आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप करके देख लेना। लॉग 5 लॉग बेस है 5, x बराबर 3 है। देखो पहले भी बता चुका हूं, लॉग ए x बराबर n है तो x और n का मान आपस में बदल जाएगा, x बराबर है a की घात n। ये इसका इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही यहां देखो बेटा 5x बराबर 3, तो x बराबर होगा 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा, ये 125। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 125। ये 37 क्वेश्चन हो गया। अब आओ इसके बाद 38 पे। साइन 30 का मान, देखो बेटा ये आपका साइन 0 का मान है, ये आपका साइन 30 का मान है, ये साइन 45 का मान है, ये आपका साइन 60 का मान है और साइन 90 का मान होता है 1। तो साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। ये मैं आपको बेटा ज्योमेट्री में आपको पढ़ा दिया है, मैंने पूरी टेबल बनाने का तरीका बता दिया है, तो आप एक बार नोट्स में देख सकते हो ये चीज। निम्न में से हीरा का सूत्र होता है, देखो हीरा का सूत्र क्या है, हीरा का सूत्र आता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम में। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरा के सूत्र से ज्ञात किया जाता है और अंडर रूट ऑफ एफ एफ माइनस ए एफ माइनस बी एफ माइनस सी, ये आपका हीरा का सूत्र है, जहां एबीसी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और एफ होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, या जिसको हम अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एफ एफ माइनस ए एफ माइनस बी और एफ माइनस सी। एक शंकु का आयतन होगा, देखो बेटा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर
एच होता है। तो इनमें से देख लो कौन सा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके शंकु का आयतन है। इसके बाद देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने का है, आप बेटा एक्स और वाई के इसमें मान रखो। एक्स और वाई के मान रखने पर जो समीकरण संतुष्ट हो जाए, देखो 4x नहीं है 4y है, ओनली 4y है, यहाँ पे x नहीं है। तो देखो बेटा मैं इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से कर रहा हूं भाई। देखो इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो पहले -1 और 10 रखूं, तो माइनस, देखो पहले ये -2 गुणा -1 -4 गुणा 10, तो 2 गुणा -1 करूंगा बेटा, देखो 2 गुणा -1 करूंगा मैं आपके लिए, तो यहां देखो बेटा ये आएगा आपके पास 2 एकम 2 माइनस का 2 10 चौका 40 -2 कितना आ जाएगा 42, माइनस का 42 आएगा। देखो बेटा एक बार इनको रख के देखो, आप सारे ऑप्शन एक बार चेक करके देखो। तो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे तो पहले ऑप्शन में देखो ये आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ -1 रखा, 2 एकम 2 -1 हो गया, 4 गुणा 10 करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा। तो बेटा -40 और -1 वो -2 24 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 1 और 10 रख के देखो, 2 गुणा 1 -4 गुणा 10, तो देखो 2 गुणा 1 और -4 गुणा 10 रखेंगे तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 40, तब भी नहीं आएगा बेटा ये 24। इसके अलावा 10 और 1 रख के देखो, 10 और 1 रख के देखें बेटा, तो 2 गुणा 10 -4 गुणा 1, तो देखो 20 -4, तब भी कितना आएगा ये 16। हाँ यदि ये होता बेटा 10 और -1 होता तो आपका ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ 2 गुणा 10 करते और -4 गुणा -1 करते तो ये 24 हो जाता, और यहां भी 10 प्लस 3 गुणा -1 करते तो -3 हो जाता, तो आप इसका राइट आंसर हो जाता 10 और -1। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना बेटा। एक टीवी 7500 रुपए में खरीदकर 10,000 में बेची, तो लाभ बताना है। तो बेटा लाभ बताओ कितने रुपए का हुआ, 2500 का, कितने पे 75 पे, 7500 पे। ध्यान रखना 2500 रुपए का लाभ हुआ है, 7500 रुपए पर ये 25 रुपए का लाभ होगा, और इसका जो प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा कितने का आ जाएगा 100 का आ जाएगा। तो 25 या 75, 33 सही 1/3% इसका सही आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 25 सही 1/3% आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में। देखो बेटा 2/3 भाग कितने दिन में 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में 16 गुणा 3/2, 8 कितने दिन में 24 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अगला, यदि tan थीटा बराबर, देखो बेटा tan थीटा आप ऐसे समझो लाल बटे कक्का, आपने पढ़ रखा होगा। ये होता है आपका साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये होता है आपका cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये होता है आपका tan थीटा लंब बटा आधार। उल्टा चलते हैं तो बेटा ये cot थीटा यानी कि आधार बटा लंब, उल्टा cot थीटा ये आपका sec थीटा, और ये आपका हो जाएगा बेटा cosec थीटा। sec थीटा और क्या हो जाएगा ये cosec थीटा। तो ये आपके मान आ जाएंगे। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लंब कर्ण आधार 3 चीजें हैं, हमें यहां पर 2 दिए होंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो इसका मतलब कितने दिए गए 2 दिए गए। तीसरा निकालेंगे, तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो देखो यहां tan थीटा बराबर 8/6, 8/6 का मतलब है ये आपके पास लंब बटा आधार दिया गया है। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये आपके पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ये आप में कहूं बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना आ गया 100, तो कर्ण का मान आ गया 10। साइन थीटा पूछा है आपसे, तो बेटा साइन थीटा क्या होता है बताओ। साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास कितना है बेटा, देखो यहां से 8 है भाई, लंब कितना है 8 है, कर्ण की बात करें कितना है 10, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा बेटा। ए बी बी सी, देखो बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है। ए बी है आपके पास 5:2, बी अनुपात सी है आपके पास 3:4। देखो ए बी दिया गया है और बी सी दिया गया है, और आपसे पूछा है कि बताओ ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो यहां इनका गुणा करेंगे बेटा ऐसे, 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 15:6:8, ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसे चुनिए जो तीनों से भिन्न है। देखो बेटा महीने आ जाएं तो आप बेटा ऐसा मत करना जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, ये गुरुजी अप्रैल है, बाकी कहो आप स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, ऐसा नहीं करना है। दिन देखने बेटा, जनवरी कितने दिन का है? 31 दिन का होता है। आपका अप्रैल है, अप्रैल देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का है, जुलाई 31 दिन की है, दिसंबर भी कितने दिन का है बेटा? 31 दिन का है। तो इसमें जो अलग है वो कौन सा होगा? अप्रैल होगा। ध्यान रखना अप्रैल 30 दिन का होता है, बाकी ये सारे के सारे 31 दिन के होते हैं। यदि पेपर को ओ जेड, देखो बेटा एक कम किया है, एक कम किया, पी से पहले, ए से कम, पी से कम, ई से कम, आर से कम, पी से एक कम करो ओ, ई से एक कम करो डी, एन से एक कम करो एम, सी से एक कम करो बी। तो इतना ही देख लो, ओडी एम बी किसमें आ रहा है? ओडी एम बी लास्ट वाले में आ रहा है, ठीक है, ओडी एम बी आ रहा है। आई का एच हो जाएगा और एल का के हो जाएगा। एक बस पुरुष के समान आधी महिलाएं संख्या सवारियों के साथ शहर में, शहर ए को छोड़कर जाती हैं। अगले शहर बी में 10 पुरुष उतरते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती हैं। तो इस समय पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। तो बताओ शुरू में कितनी सवारी बस में थी? तो मान लेते हैं बेटा शुरू में बस में पुरुष और एक साइड लेते हैं महिला। देखो पुरुष के समान आधी महिलाएं, भाई महिला एक्स है तो पुरुष 2x हो गए। ऐसे समझ लो बेटा कि इसी को मैं दूसरी भाषा में कहूं, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दुगनी है। अब दुगनी हो गई यहां पे। अब क्या कह रहा है? शहर ए छोड़कर जाते हैं, अगले शहर बी में 10 पुरुष उतरते हैं। तो पुरुष कितने रह गए? 2x माइनस 10, और महिलाएं 5 चढ़ जाती हैं तो ये x प्लस 5 हो गए। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है आगे? इस समय संख्या बराबर है, ये बराबर है, इनको आप बराबर कर दो। तो 2x माइनस x बराबर 5 प्लस 10, ये इधर चला जाएगा तो x बराबर 15। शुरू में कितनी सवारी थी बेटा? एक बात बताओ, शुरू की बात करूं सवारियों की, पुरुष 2x महिला x, तो 2x और x कितने हो गए? 3x हो गए। तो 3 गुणा में x का मान कितना आ गया? 15 तिया 45। तो शुरू में कितनी सवारी थी बस में? 45 सवारी थी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचा, मैंने जाना कि निर्धारित दिन, देखो बेटा यहां पे शुक्रवार को गया भाई, शनिवार शुक्रवार, शनिवार रविवार, भाई शुक्रवार को गया तो उसे लगा कि भाई मैं 2 दिन पहले आ गया, तो 2 दिन पहले आ गया तो इसका मतलब प्रोग्राम कब का था? रविवार का था। यदि मैं आगामी बुधवार को जाता, बुधवार को जाता मतलब सोम, मंगल और बुधवार। अब वो कह रहा है 2 दिन पूर्व पहुंच गया, बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती? बेटा रविवार का प्रोग्राम है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितने दिन की देरी हो जाती बेटा? 3 दिन की देरी हो जाती। कितने दिन की देरी हो जाती? 3 दिन की देरी हो जाती। इसके बाद आइए लास्ट डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू 23 पे विंड, डब्ल्यू 23 पे आई नो, नाइट्रोजन 14 परमाणु भार। ठीक है, इनको एक बार जोड़ना, 23, 14 और 9 कितने हो गए? 23 दूनी 46। ठीक है बेटा, इनका जोड़ दिया है तो डब्ल्यू ए वाई, तो डब्ल्यू बेटा 23 पे आ गया, ए 1 पे आ गया, वाई 25 पे आ गया, 25 और 1 26, 26 और 23 कितना हो जाएगा बेटा? 49 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताया करो कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाएं।